पिता की वसीयत। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद राहुल का संतान रहित विधवा नीलिमा से दूसरा विवाह करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था अपने 1 वर्ष के बेटे रितेश के पालन पोषण के लिए घर में एक स्त्री का होना। गरीबी में पली नीलिमा की आंखें राहुल से विवाह करने के बाद उसके महल जैसे घर का वैभव और भारी भरकम व्यवसाय को देखकर चौंधिया गईं। आरंभ में तो वह अपने आप को सौतेले बेटे रितेश की अच्छी मां साबित करने की पूरी कोशिश में लगी रही, लेकिन 2 वर्ष के अंदर ही उसकी अपनी बेटी तन्नू के पैदा हो जाने के बाद से वह उसकी आंखों में खटकने लगा। नीलिमा यह सोचकर असुरक्षा की भावना से घिरने लगी कि उसकी अपनी बेटी तन्नू तो एक दिन ब्याह कर ससुराल चली जाएगी। उसके बाद तो उसे उस घर में रितेश के साथ ही जीवन यापन करना होगा, और उस समय रितेश का व्यवहार उसके साथ कैसा हो क्या पता। रितेश नीलिमा को कांटे की तरह चुभने लगा। वही तो था जो भविष्य में उसके ऐशो आराम में रोड़ा बन सकता था। इस सोच के तहत धीरे धीरे उसके मन में राहुल की संपत्ति पर अपना एकाधिकार प्राप्त करने के लालच की भावना प्रबल होकर अपनी जड़ें जमाने लगी। एक दिन नीलिमा ने हिम्मत जुटाकर राहुल से अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा, आप मेरे नाम सारी जायदाद लिख दीजिए। आपके जाने के बाद पता नहीं रितेश का मेरे प्रति क्या व्यवहार रहेगा। यह सुनकर राहुल भौचक्का रह गया। उसने इस समय तो उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन वह उसकी नीयत से पूरी तरह परिचित हो गया। तन्नू के पैदा होने के बाद नीलिमा अपने कर्तव्यों के बारे में कम और अधिकारों के बारे में अधिक सोचने लगी। वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी बेटी तन्नू और रितेश में भेदभाव रखने लगी। रितेश नीलिमा को अपनी माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि अधिकतर बच्चे तो ममतामयी विमाता को भी अपनी माँ की जगह नहीं दे पाते, यह जग जाहिर है। फिर वह तो वास्तव में उससे सौतेला व्यवहार करती थी। धीरे धीरे ज्यों ज्यों रितेश बड़ा होता गया, वह अपने प्रति नीलिमा के सौतेले व्यवहार को अच्छी तरह समझने लगा और बहुत आहत रहने लगा था। अपने ही घर में नीलिमा के कारण मेरा घर वाला एहसास और वातावरण लुप्त होता देखकर उसने नीलिमा के अस्तित्व को सिरे से नकारना आरंभ कर दिया। राहुल भी रितेश के प्रति नीलिमा का दुर्व्यवहार देखकर उसके लिए यह सोचकर चिंतित रहने लगा था कि कहीं वह दूध में ही कुछ मिलाकर उसे ना पिला दे। इसीलिए वह हर समय उसका ध्यान रखने के लिए चौकन्ना रहने लगा था। समय बीतने के साथ दोनों बच्चे बड़े होते गए और कॉलेज की पढ़ाई करने लगे। पैसे की कमी ना होने के बावजूद राहुल ने रितेश को मितव्ययी रहने की आदत डाली थी, लेकिन नीलिमा तन्नू के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदती रहती थी और कॉलेज जाने के लिए उसे भारी जेब खर्च भी देती थी। राहुल को नीलिमा का तन्नू के ऊपर अनाप शनाप खर्चा करना अखरता था। तन्नू के चाल चलन पर भी राहुल को शक होने लगा था। वह कॉलेज जाने के बहाने देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। तन्नू के अंदर भी नीलिमा के गुण दिखाई देने लगे थे। वह भाई रितेश को कुछ नहीं समझती थी और नीलिमा उसको जो सिखाती वही करती। राहुल उसे कुछ समझाने की कोशिश करता तो वह अनमने मन से सुनती रहती, लेकिन अपनी माँ का ही कहाँ मानती थी। अच्छे बुरे की पहचान किशोरावस्था में होती भी कहाँ है। बच्चा उसी की बात मानता है जो उसको मन मुताबिक काम करने देता है। कई बार नीलिमा भी बहुत सारा पैसा लेकर तन्नू के साथ पूरा दिन बाहर शॉपिंग और घूमने फिरने में व्यतीत करके घर लौटती थी। उसकी नीयत में खोट साफ झलकने लगा था। धीरे धीरे राहुल के व्यवहार से नीलिमा को एहसास होने लगा था कि वह उसकी गतिविधियों से परिचित हो गया है और उस पर कभी भी शिकंजा कसा जा सकता है। इसीलिए वह असुरक्षा की भावना से घिरकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। एक बार परिवार के सभी लोगों को 2 दिन के लिए एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए जाना था, लेकिन तनु ने पेट दर्द का बहाना करके जाने से साफ इनकार कर दिया। राहुल ने उसे चलने का आग्रह किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई, तो उसको घर में छोड़कर सभी विवाह स्थल पर चले गए। अगले दिन सुबह विवाह स्थल के जिस कमरे में नीलिमा रुकी थी, अचानक उस कमरे से मैंने अपने भारी जड़ाऊ गहने बाथरूम में उतार कर रखे थे, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। नीलिमा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी चौंक पड़े और बाथरूम की ओर लपके। नीलिमा के निर्विकार चेहरे को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह नाटक कर रही है। उस कमरे में बाहर से कोई आया ही नहीं था, तो फिर गहने किसने चोरी किए? राहुल उसे संदेह की दृष्टि से देख रहा था और अंदाजा लगा रहा था कि कमरे की खिड़की से ही उसने सारे गहने तन्नू के हवाले कर दिए होंगे।
उस कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। उसको समझने में देर नहीं लगी कि तन्नू क्यों नहीं उनके साथ आई। यह सब नीलिमा ने पूर्व नियोजित योजना के तहत ही किया होगा। इसके बाद तो पानी सर से गुजरता देख राहुल को नीलिमा को साथ रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आया। उसने तुरंत अपनी बहन, जिसने यह रिश्ता करवाया था, और नीलिमा के भाई को बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया और बोला, अभी तक तो इसने मेरे लाखों के गहने चुराए हैं। यदि किसी दिन ईर्ष्यावश इसने प्रॉपर्टी के लालच में रितेश की हत्या कर दी या अपहरण कर लिया तो मैं क्या करूँगा। मैंने जिसकी सुरक्षा के लिए इससे विवाह किया था, जब उसकी सुरक्षा ही संदेहास्पद है तो मेरे लिए अब इसे एक दिन भी अपने पास रखना संभव नहीं हो सकता। इसे यहाँ से ले जाइए। उसने उसे तुरंत घर से निकल जाने का आदेश दे दिया और पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि नीलिमा गहने चोरी करके घर से भाग गई है। नीलिमा के घर छोड़कर जाते समय राहुल ने उससे बहुत कहा कि वह तन्नू को उनके पास ही रहने दे, जिससे कि वे उसका पालन पोषण अपने संस्कारों के अनुसार कर सके। लेकिन नीलिमा ने साफ मना कर दिया और तन्नू ने भी अपनी माँ के साथ रहने की ही इच्छा प्रकट की। नीलिमा को कोई तो मोहरा चाहिए था उस परिवार से संपर्क रखे रहने का। वह अपने मायके जयपुर चली गई। उसके जाने के बाद राहुल ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे समय बीतता गया। रितेश ने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली तो राहुल ने उसे अपने व्यवसाय में संलग्न कर लिया और उसके विवाह की योजना बनाने लगा, जिससे कि बहू आकर घर संभाल ले और वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। रितेश देखने में तो सुदर्शन था ही और इकलौता वारिस होने के कारण बहुत जल्दी उसका रिश्ता भी तय हो गया। बहू बेला भी बहुत सुघड़ आई और आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। रितेश के विवाह के बाद पहली राखी के दिन अचानक अप्रत्याशित तनु को घर पर आया देख सभी चौंक पड़े। उसने आते ही रितेश के गले से लगकर रोते हुए कहा, भैया तुम चाहे मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि मेरा एक भाई है। तुमने मुझे अपने विवाह में भी नहीं बुलाया, लेकिन मैं अपनी भाभी को देखने की इच्छा को रोक नहीं पाई। मेरा भी तो कुछ हक है तुम पर, आखिर तो खून का रिश्ता है। उसको रोते देख रितेश भी भावुक होकर उसको गले से लगाकर बोला, हम तो चाहते हैं तुम इसी घर में रहो, लेकिन तुम नहीं रहना चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है, कम से कम इसी तरह मिलने आती रहा करो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। 3-4 दिन वह सबके साथ रही तो राहुल भी भावातिरेक में उसे अपने कई रिश्तेदारों से मिलवाने लेकर गया। आखिर वह उसकी अपनी बेटी थी, इसीलिए उसके लिए उसके मन में वात्सल्य होना स्वाभाविक था। जब उसके लौटने का दिन आया तो बहू बेला ने उससे कहा, तुम ऐसे ही आया करो, तुम्हारा इस घर में हमेशा स्वागत होगा। तनु ने उत्तर में कहा, आप लोग कानपुर में रहते हैं, मैं जयपुर में नौकरी करती हूँ। इतनी दूरी है कि मेरा आना इतना आसान नहीं है। इस घर में पैदा होकर भी रितेश भैया की जैसी मेरी किस्मत कहाँ। मुझे तो अपनी माँ के बारे में भी सोचना है, वे बहुत बीमार रहती हैं, मामा भी खर्चा नहीं देते, मैं अकेली कहाँ तक सब संभालूं। हाँ, यह सब तब संभव हो सकता है जब मैं माँ के साथ इसी मकान में आकर रहने लगूं। इतने बड़े मकान में हमारे लिए 2 कमरे देना कौन सा कठिन है। आखिर मेरा भी तो इस घर पर अधिकार है। यह सुनकर सभी सकते में आ गए। राहुल ने रोष प्रकट करते हुए कहा, तुम्हारे लिए इस घर में जगह है, तुम्हारी माँ के लिए बिल्कुल नहीं। तुम्हारी उम्र भी विवाह योग्य है, मैं तुम्हारे विवाह की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ, विवाह के बाद तुम इस घर को अपना मायका समझ सकती हो। बेला और रितेश ने भी सर हिलाकर अपने पापा के कथन को सहमति जताई। तनु रोते हुए बोली, लेकिन मैं माँ को अकेले छोड़कर विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकती, उनका खर्चा कैसे चलेगा। अब सबको समझ आने लगा था कि वह अपनी माँ की तरह जायदाद पर हक जताने का नाटक कर रही है। उसकी बातों को सभी ने अनसुना करने में ही भलाई समझी। वे दोबारा से किसी दलदल में नहीं फंसना चाहते थे। जाते समय राहुल ने उसे मोटी रकम देकर विदा किया। समय बदलने के साथ नई टेक्नोलॉजी द्वारा संपर्क में रहना आसान हो गया है। फेसबुक पर तनु की फ़ोटोज़ देखकर और फ्रेंड लिस्ट देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह बुरी संगत में पड़ गई है। राहुल अक्सर उसको फ़ोन पर समझाते, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता था। यह देखकर वह बहुत आहत होते थे, लेकिन मन महसूस कर रह जाते थे। एक दिन अचानक राहुल की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। उनकी तेरहवीं के बाद सभी मेहमान विदा हो गए तो रितेश और बिला थक कर सो रहे थे।
कोई बाहर वाला आकर डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए डोर बेल भी बंद कर दिया गया था। अचानक रात के 2 बजे किसी ने मेन गेट को जोर जोर से खटखटाया तो बेला चौंक कर उठी और गेट खोलकर तन्नू को बाहर खड़ी देख भौचक्की रह गई। इससे पहले कि वह उससे कुछ कहती, तन्नू उसे अनदेखा करके लगभग उसे ठेलते हुए अंदर घुसते ही पापा पापा हाय पापा, आप मुझे दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी, कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तन्नू का विलाप सुनकर रितेश भी उठकर बाहर आ गया और उसे कंधे से पकड़कर सांत्वना देने लगा। तो वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं दी? क्या वे मेरे पापा नहीं थे? क्या उन पर या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है? यह सुनकर राहुल और बेला घबरा गए कि पापा तो है नहीं, अब पता नहीं ये कौन सा नया नाटक करने वाली है। बेला ने उसे शांत करने के लिए कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रहो। बेला के सांत्वना देने से तनु चुप हो गई और बिना किसी के कहे अधिकार पूर्वक अंदर आकर सो गई। अगले दिन सुबह के 8 भी नहीं बजे थे कि मेन गेट जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ से दोनों चौंक गए और गेट की ओर लपके। रितेश गेट खोलते ही सामने पुलिस को देखकर असमंजस की स्थिति में आ गया कि आखिर माजरा क्या है। इससे पहले वह सामान्य होकर कुछ बोले, पुलिस ने कड़क कर पूछा, कहाँ बंद कर रखा है तन्नू को? उसके इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर दोनों भचक रह गए। रितेश ने स्थिति को भांपते हुए कहा, हम क्यों तन्नू को बंद करके रखेंगे? वह बाथरूम में नहा रही है, जाकर देख लीजिए। उन्होंने जाकर देखा तो बाथरूम के दरवाजे की बाहर की कुंडी खुली हुई थी। तन्नू ने बाहर निकलकर पुलिस के सामने रोते हुए बोला, बाहर से कुंडी बंद थी, आप लोगों को आया देखकर इन लोगों ने खोल दिया होगा, मुझे इंसाफ दिलाओ। वे मेरे भी पापा थे, उनकी संपत्ति में मेरा भी तो हिस्सा है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तन्नू के इस अप्रत्याशित वक्तव्य को सुनकर दोनों घबराकर सकते की हालत में आ गए। पुलिस रितेश को गिरफ्तार करके ले गई। उसके जाते ही बेला ने अपने भाई की सहायता से उसे जमानत पर रिहा करवा लिया। घर आकर रितेश बेला से बोला, एक बार पापा ने बोला था कि वे वसीयत लिखना चाहते हैं, मैंने उनकी बात हंसी में टाल दी थी। उनकी अलमारी खोलकर देखते हैं, कहीं उन्होंने सच में लिख कर न रख दी हो। अपने जीते जी तो उन्होंने अपनी अलमारी को किसी को छूने का हक ही नहीं दिया था। तुरंत उन्होंने अलमारी को खोलकर सारे कागजात खंगाले तो उसमें वास्तव में उनके द्वारा लिखी हुई वसीयत मिल गई। उन्होंने धड़कते दिल से वसीयत पढ़ी। लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरी चल अचल संपत्ति पर मेरे बेटे रितेश और बहू बेला का पूरा अधिकार है। मेरी दूसरी पत्नी नीलिमा से मेरा रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है, उसका मेरी जायदाद पर कोई अधिकार नहीं है। वसीयत पढ़कर बेला और रितेश अवाक होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे एक दूसरे से कह रहे हों कि तनु का तो उन्होंने कोई जिक्र तक नहीं किया है, अब वह किस हक से संपत्ति की मांग करेगी। राहुल को तनु के चाल चलन और व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा होगा और शायद जीते जी उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे के लिए तनु हंगामा खड़ा कर सकती है। इसीलिए उन्होंने वसीयत में उसके अपनी बेटी होने के रिश्ते को ही नकार दिया था। दोनों तुरंत कोर्ट पहुंच गए और वकीलों की सहायता से वसीयत को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके अनुसार रितेश को बरी कर दिया गया। यह ज्ञात होते ही तनु ने उन दोनों पर केस करके वसीयत को झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सांच को आँच कहाँ, सब आरोप बेकार साबित हुए। केस हारने के बाद तन्नू का चेहरा देखने लायक था, जैसे भरी सभा में किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया हो। किसी ने सच ही कहा है कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर किसी को कुछ भी हासिल हो सकता है, लेकिन लालच और चालाकी से जो हक मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता।